हिमविद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो कि अजय रावत सर द्वारा लिखा गया है, इसकी एक सीरीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुँच जाए। अभी तक इस बुक से रिलेटेड हम लोगों ने 55 पार्ट्स में वीडियोस अपलोड कर दी हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग ज़रूर से हिम विद्या पाठशाला में विजिट कीजिए, और वहाँ पर को आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास। तो वहाँ से आप लोग अपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है उत्तराखंड एक परिचय, उसके सारे टॉपिक हम लोगों ने इस बुक के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं। साथ ही हम लोगों ने कुमाऊं में चंद्रराज वंश और गढ़वाल में परमार वंश पूरा कंप्लीट कर लिया है। जितने भी इसके अंतर्गत टॉपिक दिए गए हैं उनसे रिलेटेड वो सारे हमने कवर किए हैं। तो आप लोग वहाँ पर जाकर अपने एग्जाम के पर्पज़ से सारे नोट्स वहाँ पर से तैयार कर लीजिएगा। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग। इस वक्त हम लोग पहुँचे हैं गोरखा शासन में। तो गोरखा शासन के कुछ चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अंग्रेजों के साथ उनकी संधि और अंग्रेजों के साथ उनका युद्ध जो अम, एंग्लो नेपाल युद्ध जो हुआ था, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। और नेपाल के कुछ शासकों के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, और गोरखा नीति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। गोरखा ने जो दंड विधान और जो कर नीतियाँ लगाई थी उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंतर्गत थे गोरखा शासन के अंतर्गत, और गोरखाओं की जो न्याय प्रणाली थी उसको भी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है। तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर से देखिएगा। अभी इस वक्त हमारा जो हमारी लास्ट वीडियो आई थी उसके अंतर्गत हम लोगों ने अंग्रेजों के साथ संधि पढ़ी थी। 55 वाला जो पार्ट आया था, तो गोरखाओं की अंग्रेजों के साथ संधि हम लोगों ने पढ़ी थी, जो किस नाम से जानी जाती है, संगौली की संधि के नाम से जानी जाती है, जो इतिहास में उत्तराखंड के इतिहास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो आपके एग्जाम के पर्पज़ से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो इससे पहले वाले जस्ट पहले वाले पार्ट में हम लोग उसे कवर कर चुके हैं। साथ ही हम लोगों ने कलंगा का युद्ध भी हम लोग कवर कर चुके हैं इसको। तो आप ये भी देख लीजिएगा। तो आज हमारा होने वाला है परिशिष्ट 1, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे गोरखों के विभिन्न सेना नायकों का नेतृत्व, ठीक है। जो अ, अ, गोरखा शासन में जो सेना नायक थे उनके द्वारा जो भी कार्य यहाँ पे किए गए, किस तरीके से उन्होंने नेतृत्व किया गोरखा शासन का, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ उस समय के कुछ शासक हैं, कुछ गवर्नर हैं, और वहाँ के नेपाल की गोरखाओं की, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा, ताकि आप लोग साथ ही साथ इसको नोट डाउन भी करते जाएँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है वो अमर सिंह थापा से हम शुरू करेंगे। तो अमर सिंह थापा कौन थे, पहले हम थोड़ा बहुत उनके बारे में जान लेते हैं। ये गोरखा साम्राज्य के अत्यंत पराक्रमी सेनापति और कुशल रणनीतिकार और प्रशासक थे, ठीक है। गोरखा यानी कि नेपाल में इनको राष्ट्रीय नायक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने पहले तो 1790 में कुमाऊं में विजय प्राप्ति करी इनके नेतृत्व में, और फिर उसके बाद गढ़वाल में इन्होंने 1804 में विजय प्राप्ति करी, ठीक है। तो उसके बाद नेपाल यानी कि गोरखा जो राज्य था उसका विस्तार किया। फिर उसके बाद गोरखा साम्राज्य में उन लोगों ने फिर सिरमौर और शिमला की पहाड़ियों को मिलाया। उसके बाद फिर इन लोगों ने कांगड़ा की तरफ और फिर सतलज नदी तक इन लोगों ने अपने राज्य का विस्तार किया, ठीक है। तो ये अमर सिंह थापा के नेतृत्व में हुआ है, ठीक है। अ, पढ़ते हैं अब इनके बारे में। काशी से लौटकर तत्कालीन नरेश रण बहादुर शाह ने नेपाल के श्रेष्ठतम सेनापति अमर सिंह थापा को सन 1804 से 1815 तक नेपाल दरबार की ओर से काली नदी से लेकर सतलुज पार तक के विजित प्रदेश का सर्वोच्च न्यायाधीश नियुक्त किया, ठीक है। सर्वोच्च न्यायाधीश उस वक्त क्या होता था, एक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता था, ठीक है। तो काशी से लौटकर क्यों कहा जा रहा है, काशी से लौटकर तत्कालीन नेपाल नरेश रण बहादुर, मैंने कल की वीडियो में भी आप लोगों को रण बहादुर के बारे में बताया था। रण बहादुर के शासनकाल में ही गोरखाओं ने क्या किया था, कुमाऊं पे विजय प्राप्ति करी थी, ठीक है। जिस वक्त उन लोगों ने कुमाऊं पर 1790 पे विजय प्राप्ति करी थी, तो उस वक्त गोरखाओं का जो राजा था वो कौन था, रण बहादुर शाह था। और रण बहादुर शाह उस वक्त बहुत कम आयु के थे, तो कोई और इनकी तरफ से सारी चीज़ें संभाल रहा था। तो रण बहादुर शाह जो थे वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, और अपनी पत्नी के प्यार में अंधे होकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने राज्य पे ध्यान नहीं देकर वो मतलब अपनी पत्नी के साथ ही ज़्यादा व्यस्त रहते थे। तो इसके रहते ही फिर उनकी पत्नी का देहांत हो गया बीच में, ठीक है। तो अपनी पत्नी की मृत्यु को वो सह नहीं पाए, और सारा राजपाट छोड़कर फिर वो काशी चले गए, यानी कि बनारस चले गए, और वहीं रहने लगे। तो इनके एक गुरु थे जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जो गजराज मिश्र,
ठीक है, जो गोरखा साम्राज्य के समय में जो शाह राजवंश था वहाँ पर को, उनके राजगुरु और राजपुरोहित के रूप में वहाँ पर को थे कौन? गुरु गजराज सिंह। तो वो इनको वापस लौटा कर लेकर आए, ठीक है? किनको? रण बहादुर शाह को दोबारा वापस लेकर आए और फिर दोबारा ये गद्दी पर बैठे। तो तब इसमें लिखा है कि काशी से लौटकर रण बहादुर शाह ने क्या करा, श्रेष्ठतम सेनापति जो थे वहाँ पर को अमर सिंह थापा, तो उनको 1804 से 1815 तक नेपाल दरबार की ओर से काली नदी से लेकर सतलुज पार तक के विजय प्रदेश का सर्वोच्च न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया, ठीक है? अब इनको उच्च पद पर आसीन कर दिया गया था। अमर सिंह थापा ही कुमाऊं और गढ़वाल का नेपाल दरबार द्वारा भेजा सर्वोच्च पदाधिकारी था। उनके अधीन हस्तीदल चतुरिया ने नायाब सुब्बा तथा काजी रणधीर सिंह अ, बसन्यात को गढ़वाल में सेनापति का पद दिया था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। शासन में सुप्रबंधन का प्रयत्न। संपूर्ण राज्य में भारी अर्थव्यवस्था व्याप्त थी। आमिलों के अत्याचारों से पीड़ित प्रजा शांति की खोज में कभी मैदानों में भागती, कभी पहाड़ों पर, किंतु प्रत्येक स्थान पर यंत्रणाएं जैसे उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। यानी कि इन लोगों ने कुमाऊं और गढ़वाल पर इतने अत्याचार कर रखे थे, मतलब अपनी तरफ से तो, यानी कि नेपाल की नज़र से देखे तो वहाँ पे तो ये एक नायक के रूप में कार्य कर रहे थे, क्योंकि जैसा भी इनसे कहा जा रहा था, उनके शासन, उनके राजा, उनके गवर्नर जो भी उनसे कह रहे थे उसी के हिसाब से सारे काम कर रहे थे। यानी कि वहाँ पर तो एक नायक के रूप में ही काम कर रहे थे। लेकिन जो यहाँ पर की जो प्रजा थी, कुमाऊँ की और गढ़वाल की जो जनता थी, प्रजा थी, वो उनसे बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उन्होंने किस इस तरीके की कर वहाँ पर को लगाए हुए थे, जिससे उन पे काफ़ी अत्याचार किए जा रहे थे। तो कभी मैदानों की तरफ भाग रही थी, यानी कि पलायन कर रही थी, कभी पहाड़ों पर, किंतु प्रत्येक स्थान पर यंत्रणाएं जैसे उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। दून की हरी भरी उपत्यका उजाड़ हो चुकी थी। उपत्यका यानी कि घाटी, ठीक है? दून की जो हरी भरी घाटी थी वो पूरी तरह उजाड़ हो चुकी थी, क्योंकि वहां पर भी उन लोगों ने बहुत अत्याचार किए थे। अस्तु अमर सिंह ने जनता का विश्वास जीतने के लिए कुछ तो सुधार किए, किंतु कुछ स्थानों पर पूर्ववत व्यवस्था बनाए रखी। तो जब लोग वहाँ से इधर-उधर चले जा रहे थे, यानी कि वहाँ पे रह नहीं रहे थे, पलायन कर जा रहे थे, तो अमर सिंह थापा ने सारी चीज़ों को स्थिर करने के लिए, वापस से सुधारने के लिए उसने कुछ व्यवस्थाएँ तो ठीक करी, लेकिन कुछ व्यवस्थाएँ वैसी ही रखी, यानी कि पूरी तरीके से जनता को संतुष्ट नहीं किया उसने, ठीक है? जैसे ही उसने श्रीनगर से भूतपूर्व अधिकारी सज्जन व्यक्तियों को बुलाकर उनसे मंत्रणा की, तत्पश्चात घाटों पर चुंगी वसूल करने की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। गढ़ नरेशों ने संकल्प कर जो भूमि मंदिरों को दान दी थी, उसे पूर्ववत बने रहने दिया। जिन जिन राज्याधिकारियों ने नवीन शासन तंत्र को सहायता दी थी, उनकी जागीरों एवं व्यक्तिक पूंजी पर उन्हीं लोगों का अधिकार बने रहने दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी का अभियान। सिरमौर के अपदस्थ नरेश कर्म प्रकाश ने अमर सिंह के पुत्र रणजोर सिंह से यातना की कि वह उनका सिरमौर वापस दिला दे। ठीक है, अपनी विजय पताका के फहराने का सुअवसर जान अमर सिंह ने कुमाऊं और गढ़वाल का सैन्य नेतृत्व अपने पुत्र को सौंपकर भक्तिवीर थापा, हस्तिदल चौतरिया एवं रणधीर सिंह के साथ यमुना की ओर कूच किया। सन 1815 तक पश्चिम विजय का अभियान चलता रहा तथा अमर सिंह को पुनः यह अवसर न मिला कि शासन में कोई सुधार कर सके। ठीक है, रणजोर सिंह थापा। रणजोर सिंह थापा कौन था? ये अमर सिंह थापा का बेटा था। 1804 से 1805 तक रणजोर सिंह उत्तम प्रकृति का व्यक्ति था। विद्वानों, कलाविदों का अत्यधिक सम्मान करता था, यानी कि अपने पिता से बिल्कुल अलग था ही। मतलब पिता की बात मानता था, लेकिन अपने व्यवहार में अपने पिता से बिल्कुल अ, अलग था। गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार एवं कवि मौलाराम पर उसकी विशेष कृपा दृष्टि थी, जिन्होंने रणजोर सिंह की प्रसिद्ध दानवीर कर्ण की उपमा से विभूषित किया था। यानी कि जो चित्रकार, प्रसिद्ध गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम थे, उन्होंने रणजोर सिंह को जो महाभारत के जो सबसे प्रमुख पात्र हैं कर्ण, तो उनसे उसकी उपमा की थी। ठीक है, शासन की सुव्यवस्था, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि रणजोर सिंह थापा को किस महाभारत के किस पात्र से उसकी तुलना की गई है। तो कौन है वो? दानवीर कर्ण से। और किसने की है? मौलाराम ने की है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे भी घुमा कर दिया जा सकता है या फिर स्टेटमेंट के तौर पे दिया जा सकता है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, रणजोर सिंह थापा किसका पुत्र था? अमर सिंह थापा का पुत्र था। सिर्फ 1 साल के लिए ही ये वहाँ पर को शासन में रहा था। शासन की सुव्यवस्था हेतु उसने एक सभा मंडली का गठन किया था, जो सब राज्य की समस्याओं पर मंत्रणा कर उचित मार्ग का निर्देशन करती थी। रणजोर सिंह के पदाधिकारी। यद्यपि रणजोर सिंह स्वयं श्रेष्ठतम व्यक्ति था, किंतु उसके सामंतों का व्यवहार अत्यधिक निरंकुश और क्रूरतम था। ठीक है, यानी कि जो उसके संग सामंत
थे उन लोगों का जो व्यवहार था वो बिल्कुल रणजोर सिंह से बिल्कुल उलट था। जहाँ पर को रणजोर सिंह जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए मंडली और सभा का गठन किया था उसने, वहीं पर जो उसके सामंत वगैरह थे वो बहुत क्रूर व्यवहार करते थे जनता के साथ। ठीक है? उनकी धारणा थी कि जनता के साथ जितनी अधिक कठोरता की जाए शासन उतना ही स्थायी रहेगा। ठीक है? ये किसकी बात हो रही है? रणजोर सिंह के शासनकाल में जो उसके सामंत थे उनका ये मानना था। अस्तु इन लोगों ने प्रजा पर मनमाने अत्याचार किए। वे भद्र पुरुषों को अपमानित करते थे। बलात्कार की घटनाएं नित्य होती थी। गोरखा सैनिकों एवं अन्य अधि अधिकारीगण बलात् बालिकाओं एवं विवाहित नारियों को 5 या 7 रुपए देकर उनकी उपपत्नी बना लेते थे। 5 या 7 रुपए देकर अपनी उपपत्नी बना लेते थे। रणजोर सिंह के शासनकाल में जन्मे अत्याचार, लूटमार व यातनाओं को गोरखा शासन के अंत तक गणराज्य की निरीह प्रजा को अंगीकार करना पड़ा। समाज टूटने लगा, राज्य क्षय होने लगा। ठीक है? कर प्रणाली में किंचित परिवर्तन। गढ़वाल में पहले से चली आ रही न्याय प्रणाली एवं कर प्रणाली में किंचित परिवर्तन किया गया। भूमि कर के साथ कुछ नवीन कर यथा मौकर, डांग कर, मझारी कर, घोकर, सलामी तथा सोनिया फागुन लगाए गए। ठीक है? अपराधों के लिए अपराधी की आर्थिक स्थिति उसके दंड की धनराशि को नियत करती थी। निश्चित समय पर राजस्व जमा न करने वाले व्यक्ति विशेष के घर वालों को नीलाम कर दिया जाता था। ठीक है? इस बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि एक ऐसी प्रथा उन लोगों ने चला रखी थी, एक ऐसी नीति वहाँ पे चला रखी थी कि जो कर नहीं भर पाते थे, दंड का जो कर था वो नहीं भर पाते थे तो उनको ले जाकर बेच दिया जाता था। ठीक है? उनके घर वालों को ले जाकर बेच दिया जाता था। दून उपत्यका पर कहर दून उपत्यका पर कहर गढ़वाल नरेश श्री प्रद्युमन शाह की मृत्यु के बाद समाचार हवा के साथ समग्र गणराज्य में फैल गया। ठीक है? गणराज्य की प्रजा हताश हो गई और अ, गोरखाओं की बन आई। उन्होंने को जो भी कर नगर व ग्रामों को जो भी कर लूटा, निरीह प्रजा को खूब सताया। प्रद्युमन शाह के मित्र भी अत्याचारों की ज्वालाओं में भून दिए गए। तत्कालीन गुरु मंदिर के महंत श्री हरसेवक जो कि प्रद्युमन शाह के हितैषी थे, यानी कि प्रद्युमन शाह के समय से जो थे वहाँ पर को, तो उनको कौन थे? गुरु मंदिर के महंत थे हरसेवक जी। तो जो अन्यायी गोरखाओं के महंत पर अपराध लगाने में उनको देर नहीं लगी, यानी कि उन पर भी उन लोगों ने आरोप लगा दिया। हत्या का आरोप आनन-फानन पर लगा दिया गया, किंतु हत्या का प्रमाण नहीं मिल पाया क्योंकि उन्होंने हत्या करी ही नहीं थी, लेकिन उन पे हत्या का आरोप लगा दिया। क्यों क्यों क्या करते थे वो? प्रद्युमन शाह के काफ़ी शुभचिंतक थे और उनके समय से ही वो वहाँ पे एक महंत के रूप में कार्यरत थे। लेकिन गोरखाओं को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो उन्होंने क्या करा, उन पे झूठा इल्ज़ाम लगा दिया हत्या का, और जो हत्या का प्रमाण मिलना चाहिए था, वो तो उस हत्या का प्रमाण मिला नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि तत्पश्चात गोरखा न्याय प्रणाली का घृणित व अमानवीय साक्ष्य कढ़ाई दीप, ठीक है? इसके बारे में जब हम लोग इनके दंड विधान के बारे में पढ़े थे, तब हम लोगों ने जाना था कि कढ़ाई दीप की व्यवस्था की गई, और कढ़ाई दीप की जो परीक्षा थी वो किनको जो गुरु मंदिर के जो महंत थे हरसेवक, जिनको उन्होंने हत्या के आरोप में कैद कर लिया था, तो उनको भी कढ़ाई दीप की परीक्षा देनी पड़ी थी। इसके अनुसार कढ़ाई के उबलते हुए सिरे में उनके दोनों हाथ डाल दिए गए। स्वाभाविक था कि हाथ बुरी तरह जल गए। ठीक है? हाथों का जलना उनके अपराध का प्रमाण माना गया। ठीक है? तो उनकी जो गोरखा थे, उनके उसमें ऐसी एक नीति उन लोगों ने करी थी कि जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा, तो फिर वो एक कुछ दीप करके कुछ परीक्षाएँ होती थी, दिव्य परीक्षाएँ होती थी। उन दिव्य परीक्षाओं में कढ़ाई दीप करके एक परीक्षा थी, तो उसमें खौलते तेल के अंदर दोनों हाथ डाल दिए जाते थे। अगर वो हाथ जल गए, तो वो अपराधी माना जाएगा, और अगर वो हाथ नहीं जले, तो अपराधी नहीं माना जाएगा। तो इसका सीधा-सीधा मतलब था कि वो चाहते थे कि यही अपराधी माना जाए। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर गरम तेल में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा ही जलेगा। तो उनको इसी के अनुसार उनके हाथ जला दिए गए और उनको अपराधी भी मान लिया गया, और उन्हें दंड के रूप में महती धनराशि निरपराध होने के बावजूद भी देनी पड़ी। यानी कि वो अपराधी नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी उनको धनराशि देनी पड़ी। इस उपत्यका में महंत जी के अनेक गांव थे। उक्त घटना की यह प्रक्रिया हुई कि महंत जी के समस्त गांव उजाड़ हो गए। इसका प्रभाव अन्य ग्रामों पर भी पड़ा। हरी भरी उपत्यका वीरान व निर्जन हो गई। पूरे वर्ष भर खेती नहीं की गई। ठीक है? तो ये रणजोर सिंह के समय में कुछ ऐसी घटनाएं थी जो हुई थी, और किसकी वजह से हुई थी? रणजोर सिंह की वजह से नहीं हुई थी, लेकिन था उस समय रणजोर सिंह उस वक्त, लेकिन जो उसके पदाधिकारी थे, जो सामंत थे, उनके वजह से ये सारी चीजें हुई थी। आगे बढ़ते हैं नीति घाटी के भूटांतिक
भूटांतिकों का आत्मसमर्पण। गढ़ नरेशों ने माणा ग्राम बद्रीनाथ के मंदिर को अर्पण कर दिया था। तो जो गढ़ नरेश थे यानी कि जो परमार वंश के जो राजा थे, नरेश थे, उन्होंने माणा जो गाँव है उसको बद्रीनाथ मंदिर को अर्पण कर दिया था, यानी कि माणा गाँव को बद्रीनाथ मंदिर को दान कर दिया था। तो जो स्थान या जो भूमि मंदिर को दान की जाती है तो वो कर मुक्त हो जाती है। ठीक है, गढ़ नरेशों की नीति के अनुसार वो जो दान में दी गई भूमि है या गांव है वो क्या हो जाएगा, कर मुक्त हो जाएगा। वहां पे रहने वाले किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ नीति थी गढ़ नरेशों के द्वारा। लेकिन अब क्या हुआ, इस हेतु माणा ग्राम के निवासी भोटांतिक कर मुक्त थे। ठीक है, तो उनसे कोई भी कर नहीं लिया गया था। अब गोरखा आ गए थे, तो लेकिन गोरखाओं को जब ये पता चला कि ये वाला जो गांव है ये कर से मुक्त है और यहाँ पर को क्या है, काफी समृद्धि है। ठीक है, फला फुला है, हरा भरा है और काफी समृद्ध है। मतलब इनकी समृद्धि की गाथाएं बड़े चढ़े रूप में फैली थी। ठीक है, गोरखा तंत्र की आंखें इनके ऐश्वर्य पर पड़ गई, यानी कि जो अब उनको कर तो देना नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि वो वहाँ पर को अच्छे से अपना उनका भूमि पर फसल वगैरह अच्छी हो रही होगी, तो उनकी समृद्धि पर उनकी नज़र पड़ गई, उनके ऐश्वर्य पर उनकी नज़र पड़ गई। तो फलस्वरूप एक महती गोरखा कुमुख भूटांतिक प्रदेश में चढ़ आई। ठीक है, तो गोरखा लोग क्या हुए, भूटांतिक प्रदेशों में चले गए और वहाँ पर से उन्होंने कर उनसे मांगना चाहा। भूटांतिकों की ऋणी ऋषि गंगा के झूले पुल को उन लोगों ने काट दिया। भूटांतिकों ने क्या किया, ऋणी यानी कि ऋषि गंगा के झूले पुल को काट दिया। गोरखा सैनिक के बढ़ते हुए कदम रुक गए, किंतु इस व्यवधान से अधिक हानि बेचारे भूटांतिकों को ही हुई, क्योंकि उनका निचली घाटियों से जो शीतकालीन व्यापार होता था वह इसी झूले यानी कि पुल के द्वारा होता था, और इसी व्यापार पर इनकी अगली कड़ी ग्रीष्मकालीन तिब्बती व्यापार निर्भर करता था। ठीक है, तो जो पुल था, एकमात्र जो पुल था वो भूटांतिकों ने उस पुल को काट दिया, क्योंकि गोरखा की जो सैनिक थे वो उस क्षेत्र में जाना चाह रहे थे, और वहाँ पर फिर ये बात सबको पता थी कि गोरखा कितना अत्याचार करते हैं, तो उनसे डर के मारे उन लोगों ने वो पुल काट दिया। लेकिन नुकसान उनको ही हुआ, क्योंकि उनका जो व्यापार था उसी पुल पर निर्भर करता था। भुखमरी की नौबत आ गई, मरता क्या नहीं करता, भूटांतिकों को गोरखाओं के आगे झुकना ही पड़ा, अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। किंतु राजस्व वसूल करने में गोरखा सैनिकों का व्यवहार इतना निर्मम एवं कष्टदायी होता था कि भूटांतिकों के कई परिवार जन्मभूमि का मुँह त्याग कर अन्यत्र जा बसे। ठीक है, यानी कि गढ़ नरेशों के समय से जो गांव, जो परिवार खुशी खुशी रह रहे थे, यानी कि बद्रीनाथ मंदिर को जो गांव दिया गया था, वहां पर भी गोरखाओं ने अपनी नज़र डाली और अपने अत्याचारों से उनको भी नहीं छोड़ा, और फिर वहां पर के भी जो लोग थे वो उस जगह को छोड़कर वहां से चले गए। ठीक है, रणजोड़ का पलायन। अब रणजोड़ जो है, अमर सिंह थापा का जो बेटा है, उसका पलायन के बारे में लिखा गया है। रणजोड़ थापा को संभवतः 1 वर्ष पश्चात पश्चिम की ओर अभियान पर जाना पड़ा, जहां उसके पिता व्यस्त थे, यानी कि किसके लिए, जो वहां पर कोई युद्ध हो रहा था, अंग्रेजों के संग जो युद्ध हो रहा था, तो वहां पर को उसको जाना पड़ा। हस्तिदल चौतरिया आया इसके बाद। ठीक है, हस्तिदल चौतरिया शांत प्रकृति का लगभग 43 से 44 वर्ष का पुरुष था। कृषकों के प्रति इसकी विशेष आस्था थी। ठीक है, तो जब हम गोरखा शासन शुरू कर रहे थे, उसी वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ गोरखा शासन के दौरान, मतलब गोरखा शासन में कुछ लोग जो शासक थे वो कुछ बहुत उदार वादी थे, यानी कि अच्छे थे, और कुछ जो थे वो बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति के थे। ठीक है, क्रूर व्यवहार था उनका। जो हस्तिदल चौतरिया हैं तो वो कुछ इसी तरीके के थे, काफ़ी मतलब शांत और काफ़ी अच्छा व्यवहार इनका रहा था। तो कृषकों के प्रति इनकी विशेष आस्था थी। दून उपत्यका का सुप्रबंध, यानी कि जो दून उपत्यका रणछोड़ सिंह के शासनकाल में उजड़ गई थी, बर्बाद हो गई थी, तो उसको दोबारा से उन्होंने क्या किया, दोबारा से हरा-भरा करा, यानी कि उसके लिए कार्य किए उन्होंने। हरितिम दून स्थली जो रणजोर सिंह के काल में बंजर हो चुकी थी, चौतरिया ने उनसे पुनः हरा-भरा कर दिया। हरसेवक राम को उनकी प्रतिष्ठा पुनः मिल गई। ठीक है, हरसेवक सिंह कौन थे? हरसेवक सिंह जो गुरु मंदिर में जो महंत थे, जिनको गोरखाओं ने ये रणजोर सिंह थापा के शासनकाल में कुछ सामंतों ने उन पे इल्ज़ाम लगा दिया था, हत्या का आरोप लगा दिया था, और फिर उनको एक कढ़ाई दीप नामक की परीक्षा से गुजरना पड़ा था, जिसमें उनके हाथ जल गए थे और काफ़ी उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली गई थी, और उनसे दंड विधान के रूप में उनसे कुछ धनराशि भी ली गई थी। तो ये सब भी हस्तिदल चौतरिया के द्वारा इन सबको वापस से ठीक कर दिया गया था। ठीक है, तो उनकी जो जो हस्तिदल हरसेवक राम को उनकी प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर दी गई थी, किसके द्वारा? हस्तिदल चौतरिया द्वारा। ठीक है, क्योंकि वो क्या थे, काफ़ी उदार वादी टाइप के थे। ग्रामीण के पुनर्निवास की सराहनीय व्यवस्था की गई। ठीक है, यानी कि ग्रामीण जो वहाँ से पलायन करके चले गए थे, तो उनको वापस से लाने के लिए
अच्छी व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई थी। दून की वार्षिक आय जो गढ़ नरेशों के समय में 9 सहस्त्र थी, चौतरिया के काल में बढ़ते-बढ़ते 18 सहस्त्र हो गई। ठीक है? सुव्यवस्था के प्रयत्न सिख, जाट, गुर्जर, राघर, रोहिले, लुटेरे सदैव दून स्थली पर लूटमार कर जनता को परेशान करते थे। दून के आमिलों ने घोषणा की कि यदि अब लुटेरे आएंगे तो उनके ग्राम जला दिए जाएंगे। सिख लुटेरे की एक टोली ने इस घोषणा की उपेक्षा कर पुनः दून में प्रवेश कर लूटमार की। इस पर गोरखा सैनिकों ने लुटेरों का पीछा कर उनके ग्रामों को घेर कर चारों ओर से आग लगा दी। स्त्री बच्चे सब वृद्ध जला दिए गए। यद्यपि यह बर्बरता का कार्य था, किंतु इसका अच्छा परिणाम यह हुआ कि लूटमार का सर्वथा अंत हो गया। ठीक है? और शांति स्थापित हो गई। ठीक है? लुटेरों ने काफ़ी वहाँ पे को दंडता मचा रखी थी, जिसकी वज़ह से सभी लोग गोरखा लोग काफ़ी परेशान थे। तो इससे निवारण करने के लिए उन लोगों ने ये ऐलान किया कि हम लोग घर जला देंगे, लेकिन सिख जो लुटेरे थे उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन उन्होंने एक कुकृत्य तो किया गोरखाओं ने, लेकिन उससे जो लुटेरे थे, लूट-मार वग़ैरह थी, उसपे रोक लग गई थी। ठीक है? लेकिन में काफ़ी बच्चे और वृद्ध भी जल गए थे। ठीक है? कृषकों के कल्याणार्थ प्रयत्न। कृषि की उन्नति के लिए इसने तकावी ऋण दिए, लगान की दर घटा दी, सयानों को राजस्व की दर कम कर अर्थात 5-7 रुपया वार्षिक लेकर पूरा ग्राम देना प्रारंभ कर दिया। इस पर प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी समृद्धि हेतु अपने ग्राम बसाए और कृषकों की दशा सुधारी। ठीक है? दासों की हीन दशा। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? ये हस्तिदल चौतरिया के बारे में। ठीक है? उनके द्वारा किए गए कार्य और उनके व्यवहार कि कैसा उनका व्यवहार था उस टाइम पे। इतनी उदार प्रकृति के होने के बाद भी दासों की दीनता में कोई अंतर नहीं आया। हरिद्वार के हर की पैड़ी वाले मार्ग पर स्थित भीमगोड़ा के निकट गोरखाली चौकी पर सहस्त्रों अभागे नर नारी बाल नीलाम किए जाते थे। दासी एवं केटी दास बच्चे गोरखा सैनिक महती संख्या में अपने पास रखते थे, जिनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। ठीक है? हस्तिदल चौतरिया इतने उदारवादी थे, लेकिन उसके बाद भी वो दासों की जो हीन दशा थी उस पे कोई सुधार वो नहीं कर पाए। ठीक है? लेकिन उसके समय पर भी दासों के संग बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जाता था गोरखों द्वारा। ठीक है? रेपड़ का गढ़ राज्य आगमन। अधिक लाभ प्राप्ति हेतु कंपनी सरकार ने रेपर को हस्ती दल के समक्ष भेजा था। ठीक है? रेपर कौन है? इनका पूरा नाम है एफ वी रेपर, यानी कि कैप्टन एफ वी रेपर, यानी कि ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे। कौन? रेपर। ठीक है? ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे। इनका नाम था कैप्टन एफ वी रेपर। तो इनको ब्रिटिश कंपनी सरकार ने अधिक व्यापारिक लाभ कमाने के लिए गढ़वाल भेजा था। ठीक है? और किसके पास भेजा था? हस्ती दल के पास भेजा था, ताकि गणराज्य से होते हुए तिब्बत में व्यापार कर सके। ठीक है? तिब्बत में व्यापार यानी कि उनका मुख्य कार्य गढ़वाल के पहाड़ी रास्तों से होते हुए तिब्बत के साथ व्यापारिक मार्ग की संभावनाओं को तलाशना था। इतिहास के अनुसार वे 1808 में कैप्टन वेब के साथ गंगा नदी के स्रोतों की खोज और सर्वेक्षण के लिए इस क्षेत्र में आए थे। ठीक है? कौन? रैपर। तो इनके बारे में कुछ छोटी सी जानकारी है जो आपको नोट कर लेनी चाहिए। ठीक है? तो इसी बीच चौतरिया के हाथ से नेपाल सरकार ने सत्ता छीन ली, क्योंकि हस्तिदल चौतरिया नेपाल दरबार के आदेशानुसार कांगड़ा दुर्ग को फतह करने गया, किंतु विजयश्री हाथ नहीं लगी। अमर सिंह थापा के इस अभियान की असफलता को इंगित करने पर हस्तिदल को नेपाल सरकार से पदच्युत कर दिया गया, यानी कि उनको हटा दिया गया। ठीक है? इसके बाद आते हैं भैरव थापा। भैरव थापा 1808 से 1811 तक ये शासन में रहे थे। भैरव थापा निरसंस अत्याचारी और क्रूर शासक था। ठीक है? हस्तिदल चौधरी तो बहुत उदारवादी थे और काफ़ी कुशल अ, रणनीतिकार थे, लेकिन ये जो थे ये काफ़ी निरसंस और अत्याचारी और क्रूर शासक था। इसके सहायक पहरादार छन्नू भंडारी, बुद्धि थापा, परशुराम थापा तथा जमादार तुंती राणा भी भैरव की भांति ही बर्बर थे। बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे। गणराज्य पर प्रवेश करते ही भैरव को नेपाल दरबार ने बुद्धि थापा व परशुराम थापा के साथ कांगड़ा अभियान का आदेश दिया। भैरव की अनुपस्थिति में आमीलों भरादारों ने जनता को लूटना प्रारंभ कर दिया। उनकी विलासी प्रवृत्तियों के हेतु धन देकर प्रजा तबाह हो गई। शोषण या उत्पीड़न का इतना तांडव नृत्य हुआ कि गांव निर्जन हो गए। बस्तियां वीरानियों में ढल गई। मानव का विश्वास थकर टूट गया। ठीक है? इतना ज़्यादा अत्याचार इन्होंने किया भैरव थापा के समय में। जो इनके अ, साथी जो सहायक थे, उन्होंने इतना ज़्यादा अत्याचार किया कि जो जनता थी वो पूरी तरह से टूट गई थी। गढ़वाल के कवि व चित्रकार श्री मौलाराम, यहाँ पे भोलाराम लिखा है, इसको आप टिक कर लीजिएगा कि मौलाराम ने नेपाल सरकार को, फिर उसके बाद इन अत्याचारों से परेशान होकर मौलाराम ने
नेपाल सरकार को इस दुर्दशा व अत्याचारों से अवगत कराया, किंतु इसका फल उल्टा किसको, मौलाराम को ही भुगतना पड़ा। अ, क्या करा, कवि मौलाराम को भुगतना पड़ा। चौतरिया के शासनकाल में रण बहादुर चंद्रिका की रचना कर इस गढ़वाली कवि को नेपाल दरबार ने प्रसन्न होकर जो सनद एवं जागीर दी थी, वह तत्कालीन गोरखा भागीदारी ने छीन ली। ठीक है, तो जो इससे पहले हमने हस्तीदल चौधरी के बारे में पढ़ा, तो उनके शासनकाल में जो मौलाराम थे, कवि मौलाराम थे, उन्होंने एक ये प्रसिद्ध चित्रकार भी थे और कवि भी थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रण बहादुर चंद्रिका के नाम से एक रचना की थी। ठीक है, तो उससे प्रसन्न होकर, तो उस समय यानी कि हस्तीदल चौतरिया के समय उनको फिर नेपाल जो दरबार था, उन्होंने प्रसन्न होकर उनको सनद और जागीरें दी थी, यानी कि पुरस्कार दिया था। लेकिन भैरव थापा के समय जो अत्याचार हो रहे थे, उनसे परेशान होकर इन्होंने दरबार में एक शिकायत लगाई, लेकिन उससे उनको उल्टा मौलाराम को ही नुकसान हुआ। ठीक है, और उनसे क्या किया इन लोगों ने, उनकी सारी जो सनद और जागीरें थी वो सब छीन ली। यद्यपि श्री मौलाराम नेपाल नरेश के समक्ष स्वयं उपस्थित हुए और उन्हें पुनः अपनी जागीरें और सनद मिल गई, किंतु जनता के दुख निवारण हेतु नेपाल नरेश ने कुछ भी नहीं किया। थोड़ा-सा मौलाराम वाले पार्ट को और रण बहादुर चंद्रिका वाले पार्ट को हम थोड़ा-सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आखिर जो मौलाराम हैं वो सिर्फ़ कवि थे या फिर चित्रकार थे। इसके अलावा ये एक कुशल क्या थे, मौलाराम केवल कवि नहीं थे या फिर सिर्फ़ एक चित्रकार और कवि नहीं थे, बल्कि कुशल कूटनीतिज्ञ भी थे। ठीक है? गोरखा काल के क्रूर शासन के दौरान अपनी कला को बचाए रखने के लिए उन्होंने गोरखा शासकों और सेना नायकों की प्रशंसा में रण बहादुर चंद्रिका लिखी थी। और उसके अलावा फिर उन्होंने शमशेर ए जंग चंद्रिका के नाम से भी एक रचना करी है, और बख्तियार यश चंद्रिका के नाम से भी एक कुछ ग्रंथों की भी उन्होंने रचना की है। ठीक है, तो ये 2 नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा। और जो रण बहादुर चंद्रिका है, ये रण बहादुर जो अ, कुमाऊँ पे जब गोरखाओं ने जब आक्रमण किया था, विजय प्राप्ति की थी कुमाऊँ पर, तो उस समय जो नरेश थे वहाँ पर के रण बहादुर शाह, तो उनके लिए ये लिखी गई है। ठीक है, ये जो ग्रंथ है उनके जीवन पर आधारित है, ये ग्रंथ। ठीक है, तो राजा रण बहादुर शाह जिनका शासनकाल 1778 से 1804 माना जाता है, तो अ, उन्होंने क्या किया था, कुमाऊँ पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया था। फिर बाद में क्या हुआ था, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्या क्या हुआ था, अपनी पत्नी के वियोग में, यानी कि पत्नी इनकी इनकी मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से ये सहन नहीं कर पाए और राजपाट छोड़कर कहाँ चले गए, बनारस चले गए। वहाँ जाके साधु बन के रहने लगे। फिर उन्होंने अपना नाम वहाँ पर क्या क्या रख दिया था, स्वामी निर्गुणानंद रख लिया था। किसने, रण बहादुर शाह ने। तो रण बहादुर चंद्रिका में इनके बारे में सारी जानकारी दी गई है। किसके द्वारा, मौलाराम के द्वारा। तो एग्जाम में आप लोगों का आ सकता है कि मौलाराम द्वारा जो ग्रंथ है, यानी कि रण बहादुर चंद्रिका जो ग्रंथ है, वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो मौलाराम के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको 2 और बताए हैं, किनके, मौलाराम द्वारा रचित जो रचनाएं हैं, जो ग्रंथ हैं, उनके नाम बताए हैं। एक तो है शमशेर ए जंग चंद्रिका, ठीक है, दूसरा है बख्तावर यश चंद्रिका। ठीक है, तो इनके नाम भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी मौलाराम और रण बहादुर चंद्रिका के बारे में। आगे बढ़ते हैं। कुंवर वीरभद्र का गणराज्य आगमन। भीमसेन थापा ने 1809 में अमरसिंह थापा की दौहित्र पुत्री का पुत्र, ठीक है, दौहित्र यानी कि पुत्री का पुत्र, कुंवर वीरभद्र को कांगड़ा विजय में सहायता देने के लिए भेजा। इन लोगों ने श्रीनगर में धूमधाम से होली का उत्सव मनाया। सारी नगरी विलास में डूब गई। तत्पश्चात वह कांगड़ा पहुंचा। अमर सिंह ने इसे रणजोर के साथ मोरनी दुर्ग पर अधिकार करने के लिए भेज दिया। कंपनी के लिए भांग का उत्पादन एवं लीसी का व्यापार। कुमाऊं के लखनपुर, दारू, रोगड़, सालम, बढ़ा बढ़ारो, महरूर, तल्ला चौकोट तथा गढ़वाल के बधार, लोभा, चांदकोट, चांदपुर, धनकोट, देवलगढ़ के पठारी भाग में कंपनी सरकार के लिए भांग की खेती होने लगी, जिससे उत्पादकों को खूब लाभ हुआ। कुमाऊं व गढ़राज्य के पठारी भागों में जहां चीड़ के पेड़ थे, लीसा निकालकर बिरौजा पिथ तथा तारपीन बनाए जाने लगा। ठीक है, बिरौजा पिथ और तारपीन क्या होता है, इसको भी समझेंगे। ब्रिटेन में निर्मित तारपीन से यहाँ का तारपीन अधिक पीला, पारदर्शी और सुगंधित होता है। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं कि कुमाऊं व गणराज्य के पठारी भागों में जहाँ चीड़ के पेड़ से लीसा निकालकर बिरौजा, ठीक है, बिरौजा पित्त और तारपीन बनाया जाता था। बिरौजा क्या होता है, चीड़ के पेड़ से निकाले गए कच्चे लीसी, जो कच्चा लीसा होता है ना, चीड़ के पेड़ से एक तरल पदार्थ जो निकलता है, वो कच्चा लीसा होता है, उसको फैक्ट्री में गर्म किया जाता है। वो वाष्पीकरण के बाद जो ठोस, पारदर्शी और कांच जैसा अवशेष बचता है उसके बाद, ठीक है, तो उसे बिरौजा कहा जाता है।
यह आमतौर पर पीले और रंग का होता है। ठीक है? और इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? पेंट, वार्निश और प्रिंटिंग इंक बनाने में किया जाता है। साबुन व गोंद में भी इसका प्रयोग किया जाता है कभी-कभी, ठीक है? पिरोजा का, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। पित्त क्या होता है? पित्त अम, ये एक गाढ़ा, चिपचिपा और काला तथा गहरे भूरे रंग का पदार्थ होता है, ठीक है? पित्त, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि क्या होता है? एक गाढ़ा, चिपचिपा, काला या गहरे भूरे रंग का एक पदार्थ होता है। जब चीड़ की लकड़ी को या पिरोजे को बहुत उच्च तापमान पर अवसान किया जाता है, पिघलाया जाता है, तो इसके नीचे बसने वाला जो डामर जैसा जो भारी अवशेष होता है, उसे पित्त कहा जाता है, ठीक है? और इसका उपयोग किसमें होता है? जैसे कि पारंपरिक पारंपरिक रूप से नावों और जहाज़ों की लकड़ी के जोड़ों को वाटरप्रूफ करने के लिए, ठीक है? अ, जो नाव और जहाज होते हैं उनकी लकड़ी के जो जोड़ होते हैं उन पे वाटरप्रूफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसको? पित्त को। छतों की दरारों को भरने के लिए और सीलन को रोकने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए और सीलन से बचाने के लिए भी इसकी कोटिंग करने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है? पित्त का। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, कभी भी एग्ज़ाम में इसको पूछा जा सकता है। और तारपीन जो कलर होता है, पेंट होता है, वार्निश होता है, उसको कम मतलब उसको पतला करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि लीसे को गर्म करने की प्रक्रिया के दौरान जो भाप निकलती है, फिर उसे ठंडा करके तरल रूप में इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है? किस लिए प्रयोग किया जाता है? वार्निश को पतला करने के लिए, ठीक है? थिनर के रूप में, ठीक है? तो ये 3 जो चीज़ें हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। यानी चीड़ के पेड़ से निकलने वाले कच्चे लीसे को प्रोसेस करने पर तरल भाग तारपीन बनता है, ठोस भाग बिरौजा बनता है और जो गाढ़ा वाला भाग होता है उसे पित्त कहते हैं। ठीक है? तो क्या होने लगा? तारपीन का तेल यहाँ पे को ये जो बिरौजा, पित्त और तारपीन बनाया जाने लगा। ब्रिटेन में निर्मित तारपीन से यहाँ का तारपीन अधिक पीला, पारदर्शी या सुगंधित होता था। तो इसीलिए इसकी माँग सबसे ज़्यादा होती थी यहाँ पर को ब्रिटिशर्स द्वारा। ठीक है? काजी बहादुर भंडारी गढ़वाल में राजस्व की राशि उपज पर आधारित न होकर ग्राम के सभी प्रकार के अनुमानित आय पर निर्भर करती थी, जिस कारण कृषक लगान की पूर्ण धनराशि कभी नहीं दे पाते थे। फलतः उन्हें गोरखा पदाधिकारियों के अत्याचारों के पाटों पर सदैव ही पिसना पड़ता था। ठीक है? भू व्यवस्था का यह हाल था कि सैनिकों को वेतन तक न मिल पाता था। जब निरंतर इन घटनाओं की सूचना नेपाल दरबार को मिली तो उनकी नींव टूटी और उसने श्री बहादुर भंडारी को सुप्रबंध कर व्यवस्था हेतु भेजा। भंडारी के अधीन दशरथ खत्री, सूबेदार अजब भंडारी, कृष्णानंद खंडूरी, हरकू गुरु एवं बागदार खत्री को भूमि संबंधी सुधार हेतु नियुक्त किया गया। सेनापति के पद पर भैरव सिंह को नियुक्त किया गया। भू व्यवस्था में परिवर्तन उर्वरता को दृष्टि में रखकर भूमि को गढ़वाल में अबल, दम, सोम, चाहर और सूखबासी 5 भागों में विभाजित किया गया। उर्वरता के आधार पर भूमि कर निर्धारित किया गया। ठीक है? तो उर्वरता को दृष्टि में रखकर भूमि को गढ़वाल में 5 भागों में विभाजित किया जाता था। अबल, दम, सोम, चाहर और सूखबासी। तो ये क्या होते थे? इनको थोड़ा-सा समझ लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो अबल क्या होता है? अव्वल यानी कि प्रथम श्रेणी का। अव्वल यानी कि अच्छा, ठीक है? प्रथम श्रेणी का होता था ये। अव्वल यानी कि प्रथम श्रेणी का या सबसे उत्तम और उपजाऊ भूमि होती थी। तो इसमें जो फसल होती थी वो काफ़ी अच्छी होती थी, ठीक है? इसलिए अव्वल एक कैटेगरी बनाई गई थी। फिर दम था, दम यानी कि दोयम, इसको दोयम भी कहा जाता था, ठीक है? तो आप लोग नोट करते जाइएगा, दम यानी कि दोयम, ये द्वितीय श्रेणी में आता था और ये मध्यम से अच्छी श्रेणी की भूमि थी। यानी कि सबसे जो अच्छी जो थी वो तो थी अव्वल, उसके बाद आती थी द्वितीय श्रेणी में ये मध्यम से अच्छी यानी कि ठीक थी, यानी कि पहले वाले के अकॉर्डिंग थोड़ा कम थी, ठीक है? तो ये अ, मध्यम से अच्छी श्रेणी की भूमि होती थी, ठीक है? सोयम यानी कि इसको सोम भी कहते थे और सोयम भी कहते थे। ये तृतीय श्रेणी की अ, तृतीय तृतीय श्रेणी में आता था और यह सामान्य और औसत उपजाऊ भूमि होती थी, जहाँ फसल मध्य स्तर की होती थी, ठीक है? फिर ये चाहर, ये चतुर्थ श्रेणी होती थी। चाहर में यह सबसे कम उपजाऊ और वाली भूमि होती थी और सूखी होती थी, पथरीली, बंजर जैसी भूमि होती थी, ठीक है? चाहर कहते थे। सूखी, पथरीली और जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि जो सूखी, पथरीली और कम उपजाऊ वाली भूमि होती थी, तो गढ़वाल में उस भूमि को किस श्रेणी में रखा जाता था? चाहर श्रेणी में, चाहर चतुर्थ श्रेणी में रखा जाता था, ठीक है? तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और इसमें फसल की पैदावार भी बहुत कम होती थी। सूखभाषी जो होता है, ये जो शब्द है सूख से वास करने वाले से बना है, ठीक है? राजस्व और ग्रामीण इतिहास में इसके 2 अर्थ हैं, सूख और सूखवासी के। एक तो सूखवासी यानी कि एक आवासीय भूमि हो गई
ठीक है। और एक सूखवासी निवासी यानी कि काश्तकार वाली भूमि हो गई। तो सूखवासी जो भूमि होती थी यानी कि आवासीय जो भूमि होती थी, वह भूमि ग्रामीण मतलब भूमि खेती के लिए नहीं दी जाती थी, यानी ग्रामीणों के रहने के लिए यानी घर बनाने के लिए निर्धारित की जाती थी सूखवासी के अंतर्गत। ठीक है। और एक काश्तकार वाली कैटेगरी थी इसमें। तो ऐसे ग्रामीण या गैर कृषक या दस्तकार, शिल्पी या मजदूर जो गाँवों में स्थायी रूप से बसकर रहते थे, लेकिन उनके पास खुद की कृषि भूमि नहीं होती थी, तो उनको ये दी जाती थी कृषि करने के लिए। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में, तो इसको ज़रूर से इसको नोट कर लीजिएगा। 5 भागों में विभाजित की गई थी। यानी कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो उर्वरता की दृष्टि में रखकर भूमि को गढ़वाल में कितने भागों में विभाजित करके कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो 5 भागों में विभाजित किया गया था। अवल, दम, सोम, चाहर और सुखवासी। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। प्राचीन सनदों की पुनः जाँच की गई और अनेक सनदें व जागीरें रद्द कर दी गई। श्री मौलाराम की जागीरें भी छीन ली गई तथा सैनिक वृत्ति के रूप में उन्हें नेपाल दरबार से 1 रुपया मिलता था, उसे घटाकर 8 आना प्रतिदिन कर दिया गया। इन सदप्रयासों के भी कुछ सफल परिणाम ना निकले, क्योंकि गोरखा भूमि व्यवस्था का जो वास्तविक धुन था वह सैनिकों द्वारा मनमाने ढंग से जनता से वसूल करने का नियम था, जिसे बाली कहते थे। यह प्रथा काजी बहादुर ने पूर्ववत रखी, जिससे जनता के उत्पीड़न में रंच मात्र भी अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि वास्तविक उपचार नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन जनता के लिए कुछ भी कार्य वहां पर को नहीं किए गए थे। आगे बढ़ते अमर सिंह के आमिलों का शासन 1812 से 1815 तक। अमर सिंह थापा ने गोरखा राज्य की विजय पताका सतलुज नदी के पार तक फहरा दी थी। इसीलिए नेपाल सरकार का सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम अलंकार काजी की पदवी से अमर सिंह को विभूषित किया गया था। काजी जो होता है ये एक बहुत ऊंचा पद होता है। ठीक है। ऊंचा प्रशासनिक और सैन्य पद होता हुआ करता था उस समय में, यानी कि आज के समय का मंत्री या गवर्नर। तो ये उपाधि किसको दी गई थी? अमर सिंह थापा को दी गई थी। डोटी का शासन हस्ती दल को दिया गया था। डोटी वाला जो शासन था वो हस्ती दल को दिया गया था। कुमाऊं का भमसा को दिया गया था। और गढ़वाल तथा यमुना से सतलज तक के विजित स्थल का शासन अमर सिंह और उसके पुत्र रणजोर सिंह को सौंपा गया था। ठीक है। आगे बढ़ते अमर सिंह कठोरता का प्रतिरूप गणराज्य। सन 1811 में अमर सिंह ने बलसन व बूसीहर की सेनाओं को परास्त कर बूसीहर का दक्षिण भाग अपने राज्य में मिला लिया था। यानी कि बूसीहर, बलसन और बूसीहर कौन सा वाला भाग होता है? ये शिमला वाला, यानी कि शिमला हिंस की प्रमुख रियासतें थी ये। कौन सी? बलसन और बूसीहर। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि ये कौन सी क्षेत्र की रियासतें हैं? ये शिमला की रियासतें हैं, बलसन और बूसीहर, जिस पर किसने अधिकार कर लिया था? अमर सिंह ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। बुशहरवासी सुसंस्कृत एवं सभ्य थे, जो अमर सिंह के आतंक एवं कठोरता के सम्मुख घुटने टेकने में सनद नहीं थे। अस्तु इस प्रांत में अमर सिंह ने उदारता का व्यवहार किया, किंतु इनके ठीक विपरीत उसने गढ़वाल की भोली वाली जनता से दुर्व्यवहार किया। आपको मिसिंग है थोड़ा सा, तो भोली वाली जनता के संग दुर्व्यवहार किया। यद्यपि गणराज्य की प्रजा बुशहर वासियों की भांति सुदृढ़, ऐश्वर्यपूर्ण एवं सुसंस्कृत नहीं थी, किंतु मानव से दानवता का सलूक करना मानवता का गला घोटना है। ठीक है। जिसके लिए अमर सिंह थापा को गढ़ राज्य की धरती पर कभी समा नहीं किया जा सकता। सन 1812 से 1815 तक गढ़वाल में अमर सिंह के प्रतिनिधियों के रूप में निम्नांकित सरदारों ने शासन किया था। ठीक है। तो अमर सिंह थापा के जो प्रतिनिधि थे वो कौन कौन थे उनके बारे में दिया गया है, यानी कि 1812 से 1815 तक। और अमर सिंह थापा द्वारा और अमर सिंह थापा के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा गढ़वाल राज्य जो है, गढ़वाल राज्य की जो जनता थी उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया था। ठीक है। इसीलिए यहाँ पर को लिखा गया है कि मानवता के संग दानवता वाला व्यवहार किया गया था, जिसके लिए उनको कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। तो कौन कौन है ये एक छोटी सी देख लेते हैं हम लोग लिस्ट। 1812 में फौजदार परमाराम, ठीक है, फौजदार परमाराम श्रेष्ठ थापा, बंधु थापा तथा भक्ति थापा। दूसरा है सन 1813 में सूबेदार तुलाराम अधिकारी रणजोड़। ठीक है। सन 1814 में तुलाराम सूबेदार सूबेदार तुलाराम, सूबेदार हिकमत सिंह, सूबेदार रामकिशन। ठीक है। फिर है आपका सूबेदार रामकिशन सिंह, फौजदार कालू पांडे, फौजदार हरियाणा काजी अर्जुन। फिर है 1415 में सूबेदार तुलाराम, अधिकारी बख्तावर सिंह और बसन बसनयात सरदार भैरव सिंह, फौजदार स्वमंग गिरी। ठीक है। तो ये कुछ लिस्ट है जो अमर सिंह थापा के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर गढ़वाल राज्य में थी, जिनके द्वारा क्या किया था वहाँ पर को जिन सरदारों ने शासन किया था और गढ़वाल की जनता को बहुत ज़्यादा परेशान किया गया था। ठीक है। तो ये हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था आज? परिशिष्ट हमारा 1 था, जिसमें गोरखों की विभिन्न सेना नायकों का नेतृत्व हम लोगों ने पढ़ा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो आज तक की यहाँ पर को
समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और सभी नोट्स आप लोग तैयार कर लीजिएगा अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम दूसरा परिशिष्ट पढ़ेंगे, जिसमें कलिंगा के महान सैनिक के बारे में हम लोग जानेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड की हिस्ट्री में। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के संग जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।